हेलो, नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों एक नए अपडेट के साथ आ रहे हैं और एक मॉडल आंसर के साथ आपके सामने आ रहे हैं जो कि यूपी पीसीएसजे मेन एग्जामिनेशन से रिलेटेड होगा। साथियों इसमें हम इंग्लिश के एस्से का एक मॉडल आंसर लिख करके आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं जो कि आपके मेन एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ये रिलेवेंट होगा। दोस्तों जब आप इसको वॉच करिएगा तो मैं बस आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इसको पूरा वॉच करिएगा, बीच में से ना छोड़िएगा, क्योंकि इसमें जो मैंने पॉइंट रखा है, जो चीज़ें मैंने यहाँ पे कंक्लूड करके रखा है, जिस इंट्रोडक्शन को रखा है, जिस टॉपिक को रखा है, वो आपके लिए बहुत ही रिलेवेंट है। और दोस्तों इसको मैं कोरिलेट किया हूँ जो यूपी पीसीएसजे मेन एग्जामिनेशन हुआ था आपका 2018 का, उसी से मैं कोरिलेट करके यहाँ पे टॉपिक भी आपके लिए लेकर के आया हूँ। दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपका पीडीएफ आपके पास इसका होना चाहिए तो दोस्तों आप टेलीग्राम ग्रुप पर जा करके लॉ विथ रोनित सर्च कर लेंगे, वहाँ पे ये ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ पे आपको ऐसा पीडीएफ मिल जाएगा। दोस्तों ये देखिए मैंने यूपीएससी का ही फॉर्मेट लिया है और उसी यूपीएससी के फॉर्मेट पे मैं ये आपके लिए इससे लिख करके लाया हूँ। दोस्तों मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, ये प्रीवियस ईयर पेपर 2018 का प्रीवियस ईयर पेपर मैंने एनालिसिस किया और वहाँ से मैंने एक टॉपिक अडॉप्ट किया। अब ये टॉपिक क्या मैंने अडॉप्ट किया, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन पे यहाँ पे पिछली बार 2018 में पूछा गया था। तो साथियों मैंने सोचा है कि अगर वायलेंस अगेंस्ट वुमेन 2018 के एग्जामिनेशन में ऑलरेडी पूछ ही लिया गया है तो क्या जो हमारा 2023 का एग्जामिनेशन होगा उसमें सेम टॉपिक तो दिया नहीं जाएगा वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, लेकिन इससे रिलेटेड हमारे पास 9 माइनर एक्ट को क्या किया गया है, इस बार शामिल किया गया है हमारे जीएस के पोर्शन में। आप सभी लोगों को पता है तो उसमें डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है। तो दोस्तों मैंने यहीं से ये टॉपिक अडॉप्ट किया है। जब वायलेशन अगेंस्ट वुमेन्स के बारे में इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मीन्स कि इससे पूछा जा सकता है, तो क्यों ना हम अपने 9 माइनर एक्ट को ही यहाँ पे हम इंक्लूड करें। तो दोस्तों उसी को ध्यान में रखते हुए आज मैं आप लोगों के लिए द डाउरी प्रोहिबिशन सिस्टम से रिलेटेड और डाउरी अक्रॉस टू आवर सोसाइटी, इसी पे मैं एस्से आपके लिए फ्रेम करके लाया हूं। और दोस्तों इसी एस्से के बारे में मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। दोस्तों जब आप एस्से लिखते हैं तो आपको कुछ गाइडलाइन का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। वो गाइडलाइन क्या क्या होता है साथियों, जब आप एस्से लिखते हैं तो सबसे पहले आपको उस एस्से के टॉपिक का इंट्रोडक्शन आपको लिखना होता है। जैसे मैंने इंट्रोडक्शन लिखा, अभी मैं आपको एक एक चीज़ शो करूँगा कि इंट्रोडक्शन आपको कैसे लिखना है और कितने नंबर ऑफ लाइन्स में आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। जब आप इंट्रोडक्शन लिख देते हैं तो डाउरी इन द पास्ट एंड द प्रेजेंट, आपको बताना है कि सिर्फ डाउरी ये आज की देन नहीं है, ये आदि काल से चला आ रहा है, मीन्स कि पास्ट से बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। ये महावीर जब स्वामी थे, जब बुद्ध जी थे, तभी से डाउरी का सिस्टम क्या है चला आ रहा था। उन सारे बातों को हम यहाँ पे देखेंगे। ये डाउरी अब किस तरह से वर्क कर रहा है हमारे समाज में, एज अ इवेल के तौर पे ये काम कर रहा है। तो मीन्स ये आप ये टॉपिक देख रहे हैं, इसी टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको अपने एस्से को फ्रेम करना है और यही एक करेक्ट स्ट्रेटजी होता है। एज अ लॉ स्टूडेंट अगर आप हैं तो इन सारे पॉइंट्स को आपको यहाँ पे रखना जरूरी होता है। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्या, हाँ अब जो नेक्स्ट टॉपिक है देखिए, इसमें नेक्स्ट टॉपिक आप ये लिखेंगे अवेकिंग अगेंस्ट इट्स, मीन्स कि आपको अब इसके प्रति जागरूक कैसे होना है। क्या पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, मीन्स कि जो भारतीय संविधान है, संसद है, क्या उसके द्वारा अवेक किया गया है, इसके लिए जगा गया है, कुछ नया कानून पारित किया गया है, उसके बारे में लिखेंगे। और लास्ट में साथियों आपको कंक्लूजन लिखना होता है, जो कि आप जो भी बातें आपने लिखा है वो 2 से 3 लाइन में आप क्या करेंगे, एज ए कंक्लूजन के रूप में बता देंगे कि हाँ जो ये टॉपिक इस बातों को मैंने अपने इस हिस्से में फ्रेम किया है। तो दोस्तों ये एक स्ट्रेटजी थी, जो कि स्ट्रेटजी मुझे बताना था, वो स्ट्रेटजी मैंने आपके सामने रख दिया कि आपको किस तरह से यहाँ पे अपने एस्से को रखना है। अब देखिए एस्से को हम पढ़ते हैं कि कैसे मैंने एस्से को इसको फ्रेम किया। अब देखिए आप कभी भी एस्से लिखिएगा तो अपने सिंपल लैंग्वेज में, जितना सिंपल हो सकता है उतने सिंपल लैंग्वेज में आप एस्से को लिखिएगा। ये नहीं कि हम बहुत भारी भरकम वर्ड को ले लेते हैं और वर्ड में हमको क्या हो जाता है, स्पेलिंग ही गलत हो जाती है, तो ऐसा भी हमको नहीं लेना है। दूसरी बात, आपको एस्से जब आप लिख रहे हैं तो आप उसमें शॉर्टकट का यूज़ नहीं करेंगे, मीन्स कि शॉर्टकट फॉर्म में आप किसी भी चीज़ को नहीं लिखेंगे। जो भी बात आप लिखेंगे वो पूरा का पूरी बातें को लिखेंगे। देखिए जैसे यहाँ पे मैंने लिया है डाउरी सिस्टम इज़ अ कर्स फॉर द सोसाइटी। आप सभी को पता है कि कर्स हो गया है हमारे सोसाइटी के लिए, मीन्स कि श्रापित तौर पे हो गया है। क्या जो डाउरी सिस्टम है ये श्राप के तौर पे हमारे समाज में इस समय हो गया। इट इज़ रियली अबोल्ड इन आवर सोसाइटी।
द इवल ऑफ डाउरी इज़ डीप रूटेड वंस, मीन्स कि ये जो इसकी जो जड़ें हैं वो धीरे धीरे और क्या होती जा रही हैं, मजबूत होती जा रही हैं। ये मीन्स कि अगर मेरा लड़का है, मैं लड़के का अपनी शादी करूँगा चाहे करूँगी, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे अच्छी खासी डावर चाहिए, मुझे अच्छी खासी दहेज चाहिए। और दहेज नहीं मिलता है तो हम क्या करेंगे, लड़की को हम पीड़ित करेंगे, उसके साथ हम क्या करेंगे, क्रूएलिटी करेंगे। तो इस तमाम तरह की चीज़ें आपके सामने आ रही है। अगर आप इसको कोरिलेट करना चाहेंगे तो आप अपने लॉ के सब्जेक्ट से इसको दोस्तों कोरिलेट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे रेफरेंस भी देना चाहेंगे तो आगे चल कर के आप क्रूएल्टी का रेफरेंस दे सकते हैं, जो कि 498A है हमारा आईपीसी का। अगर हम लॉ के स्टूडेंट हैं, अगर इस टाइप से हम इससे फ्रेम करते हैं तो डेफिनेटली उसमें इन सभी चीज़ों को जिक्र किया जा सकता है, लेकिन मैंने नहीं किया। मैंने आपको रेफरेंस के तौर पे मैं बता देना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे सूटेबल अपना देख करके, यहाँ पे वर्ड लिमिट भी दिया होता है, 400 वर्ड लिमिट में आपको आंसर ऐसे फ्रेम करना है या 500 वर्ड में ऐसे फ्रेम करना है। तो जो वर्ड लिमिट दिया है उसी वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे फ्रेम करना है। जैसे आप आईपीसी का यहाँ पे रेफरेंस दे सकते हैं, साथ साथ इंडियन एविडेंस एक्ट का भी आप यहाँ पे रेफरेंस दे सकते हैं, 113B आप लोगों को पता ही होगा। साथ साथ आप 400B का भी रेफरेंस दे सकते हैं, जब आप लोग इंडियन पिनल कोड पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी इसको रेफरेंस दे सकते हैं। मीन्स कि आप चाहेंगे तो अगर इस टाइप का ऐसे आ रहा है तो आप पूरे लॉ को भी यहाँ पे घुसा सकते हैं। डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट के तो बारे में आपको बताना ही बताना है, वो तो मैंडेटरी है, क्योंकि ये डॉरी के बारे में पूछ रहा है और डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट के बारे में आपको डेफिनेटली बताना है। द सिस्टम हैज़ मेड द कंडीशन ऑफ वुमेन इन इंडियन सोसाइटी वेरी मिजरेबल। यहाँ पे जो कंडीशन है, जो सोसाइटी है, वो कंडीशन जो महिलाओं के बहुत मिजरेबल कंडीशन में हो गया है। यूजलेस दिस सिस्टम इज़ एबॉलिश, ये जो सिस्टम हो गया ये यूजलेस टाइप का अब ये लग रहा है सिस्टम हो गया। अब देखिए, इंडियन सोसाइटी कैन मेक नो प्रोग्रेस। इसी दहेज के चक्कर में इंडियन सोसाइटी जो है हमारी प्रोग्रेस नहीं कर पा रही है। किस लिए नहीं प्रोग्रेस कर पा रही है? क्योंकि हम दिन प्रतिदिन, अगर हमें कोई अच्छी नौकरी मिल जा रही है, अगर हमारे पास अच्छा बिजनेस है, तो जब हम शादी के लिए जाते हैं, चाहे कोई लड़की के पिता अगर हमारे यहाँ शादी के लिए आते हैं, तो हम मोटी रकम हमसे मांगते हैं कि भाई हमें एज आप डावर हमें इतना दे, और ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। यही डावरी सिस्टम क्या है, हमारे देश का, हमारे समाज का ये क्या है, इविल बन चुका है, यही दुश्मन बन चुका है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट बातें आप क्या लिख सकते हैं, द डाउरी सिस्टम इज़ नॉट न्यू फ्रॉम इंडिया। ये भारत के लिए नया नहीं है डाउरी सिस्टम, इट इज़ अ वेरी ओल्ड सिस्टम, इट वॉज प्रेजेंटेड इन द डेज ऑफ गौतम बुद्धा महावीरा। ये गौतम बुद्ध के समय से और महावीर स्वामी के समय से क्या हो रहा है, ये दहेज का जो प्रथा हो वो चलता आ रहा है और चलता रहेगा ही, देखने को आपको मिल रहा है, ये आज तक ये चलता आ रहा है। बट इन दोज डे देयर वॉज नो कंपल्सन, लेकिन आजकल ये कंपल्सन नहीं रह गया। द पेरेंट्स विलिंग गिव प्रेजेंट ऑर्नामेंट्स एंड मनी, जो स्त्री धन दिया जाता है, जो भी महिला का अगर किसी बच्ची का शादी होता है, अगर उसके पिता के द्वारा, उसके नात रिश्तेदार के द्वारा अगर कोई भी चीज़ दिया जा रहा है, एज अ गिफ्ट दिया जा रहा है, उसको डावर नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वो उसको क्या दिया जा रहा है, एज अ गिफ्ट दिया जा रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहूँगा, जो मुंह खोल करके आपसे कैश एंड काइंड मांगा जाता है, जो कैश में डिमांड किया जाता है, उसको यहाँ पे डावर कहा जा सकता है। अगर कई जगह पे आपको देखने को ये भी मिलता होगा, देखने को क्या, हम आईपीसी में अक्सर पढ़ते ही हैं कि डाउरी डेथ हो जाता है। डाउरी डेथ के बारे में आप लोग पढ़ते ही हैं, डेफिनेटली पढ़ते हैं कि अगर 7 साल के अंदर अगर किसी भी लड़की का हत्या हो जाता है, अगर डावर को लेकर के, तो मान लिया जाता है क्या है, ये प्रिज्यूम कर लिया जाता है कि इसके साथ डावर डेथ हुआ है। ये सारी चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है। टू देयर डॉटर, अगर कोई पिता है, कोई रिश्तेदार है उस डॉटर का, उस लड़की का, अगर वो उसको दे रहा है, कुछ गिफ्ट दे रहा है, तो इसको डावर के रूप में कंसीडर नहीं किया जाएगा। अगर वो जो ऑर्नामेंट्स अपने लिए लाई है उसको क्या माना जाएगा, वो उसका स्त्री धन माना जाएगा। जब आप क्या कहते हैं, डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट पढ़ते हैं, तो वहाँ पे स्त्री धन के बारे में आपको एज यूजुअल बताया गया है कि स्त्री धन क्या होता है और कब एक लड़की अपने साथ स्त्री धन, कौन कौन सा स्त्री धन ला सकती है और किसको एज अ डावर हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो ये जो टॉपिक है आपके पास बहुत ही डायनामिक टॉपिक है। आप इस पर चाहेंगे तो बहुत ज़्यादा वर्ड में भी आप इससे फ्रेम कर सकते हैं और चाहेंगे तो शॉर्ट में भी इससे फ्रेम कर सकते हैं। बट इन द मॉडर्न टाइम दिस सिस्टम हैज़ टेकन अ वेरी अगली शेप। लेकिन ये जो समय चल रहा है, इस टाइम ये क्या कर रहा है, बहुत अगली शेप ले लिया है। कौन? डावर जो है, दहेज जो प्रथा है, ये बहुत अगली शेप ले लिया है। इसलिए अगली शेप ले लिया है साथियों, क्योंकि इस समय लोग मांग रहे हैं। पहले क्या हुआ था, पहले एज अ उपहार के तौर पे पिता अपनी पुत्री को देता था, वो ऑर्नामेंट्स उसको दे, वो उसे वॉशिंग मशीन दे, कूलर दे, फ्रिज दे, टीवी दे,
जो भी उसके पास होता था वो दिया जाता था। लेकिन अब क्या किया जाता है, एज अ डावर के रूप में उसको मांगा जाता है कि नहीं ये चीज़ हमको चाहिए और इस ब्रांड का चाहिए। अब ये क्या कर रहा है, अब ये अगली शेप ले लिया है। इट हैज़ नो बिकम अ कंपल्सन, इट इज़ नाउ डिमांडेड एंड सेटल आफ्टर हार्ड बार्गेनिंग। और इसको क्या किया जा सकता है, अब बार्गेनिंग किया जा रहा है कि नहीं मैं LG का नहीं दूंगा, मैं सैमसंग का दे पाऊंगा, नहीं तो मुझे सैमसंग का नहीं चाहिए तो मुझे इस ब्रांड का चाहिए, तो ये इतने लीटर का नहीं चाहिए, ये इतने लीटर का हमको चाहिए। अगर हम फ्रिज ले रहे हैं 500 लीटर का हमको फ्रिज चाहिए, 250 लीटर का फ्रिज चाहिए। तो इस प्रकार से अब क्या किया जा रहा है, ये अगली रूप लेता जा रहा है और इस प्रकार का अब डिमांड बढ़ता जा रहा है। इसमें लोग के द्वारा क्या किया जाता है, बार्गेनिंग किया जाता है कि मैं ये सेट नहीं दूंगा, मुझे ये बेड का सेट नहीं चाहिए, मुझे ये बेड का सेट चाहिए। तो ये क्या किया जा रहा है, एक प्रकार से एक टाइप से बार्गेनिंग किया जा रहा है। इन सारी बातों को आप इससे में अपने इनकॉर्पोरेट करेंगे। द बॉय आर नाउ सोल्ड इन देयर ओपन मार्केट, ये भी बात बताया जा रहा है कि बॉय को अब क्या किया जा रहा है, बेचा जा रहा है ओपन मार्केट में। एज ए देख ही रहे हैं आप, सेलिंग और बायर हो ही रहा है, डेफिनेटली हो रहा है। भाई लड़की वाला बार्गेनिंग कर रहा है, लड़का वाला भी कह रहा है कि नहीं मुझे ये चाहिए, लड़की वाला कह रहा है नहीं भाई साहब मैं ये दे पाऊंगा। तो ये क्या कर रहा है, ये ओपन मार्केट है, ओपन मार्केट में अपने बच्चे को आप बेच रहे हैं ऑन द हाईएस्ट प्राइस। द पेरेंट्स हैव टू परचेज देम फॉर देयर डॉटर, और जो लड़की के पिता हैं वो लड़के को खरीद रहे हैं कि भाई ठीक है मैं 10 लाख रुपया तुमको दे रहा हूँ, मैं 5 लाख रुपया दे रहा हूँ, मैं तुमसे शादी करूँगा। भाई अब ये क्या बन गया है, ये एज ए सेलर एंड बायर के तौर पे ये वर्क कर रहा है। इवन इफ द गर्ल इज इक्वल टू हाईली क्वालिफाइड एंड कैरियर गर्ल, स्टिल बॉय पेरेंट्स इन द टर्म ऑफ डाउरी डिमांड व्हाट दे हैव स्पेंड ऑन देयर सन्स एजुकेशन, कैरियर, बिजनेस एक्सेट्रा। अब लड़के के पिता के द्वारा कहा जा रहा है कि मैं अपने बच्चे को पढ़ाया हूँ, मैं अपने बच्चे के ऊपर इतना एक्सपेंड किया हूँ, इतना पैसा लगा के मैंने बिजनेस कराया है, इसने नौकरी पा गई, तो अब इसका अर्न कहाँ से होगा। तो आप क्या करेंगे, आप डावर देंगे। ये कोई बात थोड़ी नहीं होती है, अरे आप अपने बच्चे को पढ़ाया, तो लड़की का पिता भी तो अपने बच्ची को पढ़ाया होगा। तो ये सारी बातों को आपको लिखना होगा। व्हेन पेरेंट्स आर अनेबल टू मीट डाउरी डिमांड देयर डॉटर आर कंपेल्ड टू एक्सेप्ट अनमैच्ड मैरिज। कभी कभी ये भी देखने को मिलता है कि जो पिता अपनी पुत्री को दहेज के तौर पे नहीं दे पाता है, अच्छा दहेज नहीं दे पा रहा है, एक हैंडसम दहेज नहीं दे पा रहा है, तो क्या करता है अपनी लड़की को किसी ऐसे लड़के के साथ ब्याह कर देता है जो कि उसके लिए वो अनमैच्ड आदमी होता है। अनमैच्ड का मतलब होता है जैसे लड़की है 22 साल की, 25 साल की, वो 45 साल के लड़के से शादी कर ली, तो ये मजबूरी में बिना दहेज दिए इस प्रकार की शादियाँ हो रही हैं, तो इसको अनमैच्ड मैरिज कहा जाएगा और इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। अब आगे देखिए, आगे कह रहा है एज अ रिजल्ट ऑफ दिस सिस्टम, इस सिस्टम के लिए, सिस्टम के साथ एक रिजल्ट हमको देखने को मिलता है। मेनी यंग ब्रिस्ट कमिट सुसाइड, बहुत से दुल्हनों के द्वारा क्या कर लिया जा रहा है, सुसाइड कर लिया जा रहा है। किसको लेकर के, डावर को लेकर के सुसाइड कर लिया जा रहा है, जो कि ये होना नहीं चाहिए हमारे समाज में। जब हम एस्से लिखते हैं तो एस्से का साथियों एक पर्पस होना चाहिए, एक मीनिंग होना चाहिए, उसमें ये हम बता रहे हैं कि हाँ इस प्रकार की चीज़ों को होना चाहिए या इस प्रकार की चीज़ों को नहीं होना चाहिए। हम उसके जो मेरिट्स हैं, जो उसके डिमेरिट्स हैं, उन दोनों चीज़ों के बारे में हमको क्या करना होता है, अपने एस्से में इनकॉर्पोरेट करना होता है। तभी जब हमारा एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा और इस पर 60 नंबर मिलता है साथियों आपको, तो इस पर आपको ज़्यादा फोकस्ड करना है। दिस सिस्टम हैज़ मेड द लिव्स ऑफ द पुअर पेरेंट्स ऑफ गर्ल मिजरेबल इफ़ दे आर अनेबल टू अरेंज एनी रिच डावर। दे, अगर गरीब पिता है, अगर वो अपनी बच्ची के लिए डावर नहीं इकट्ठा कर पाता है तो क्या करता है, फाइंड इट डिफ़िकल्ट और रेदर इम्पॉसिबल टू मैरी देयर डॉटर। वो क्या हो जाता है, वो इम्पॉसिबल हो जाता है, वो समझ नहीं पाता है कि अगर मैं नहीं कमा पा रहा हूँ तो मैं अपनी बच्ची का दहेज नहीं दे पाऊँगा, तो मैं उसके लिए लड़का कहाँ से तलाशूँगा, सूटेबल यंग बॉय, तो उसके लिए भाई उपयुक्त लड़का जो होना चाहिए कहाँ से कैसे तलाशूंगा, मैं कमाऊंगा तभी मैं दहेज दूंगा। अब लोगों की मानसिकता ये बदल गई है कि भाई लड़की है तो उसको दहेज का हमको व्यवस्था करना है। लड़की जन्म ले ली, उसके 2 दिन बाद से दहेज का इकट्ठा काम करना स्टार्ट कर दिया जाता है पिता के द्वारा। अगर पिता को लगता है भाई अब हमारी बच्ची है बिना दहेज के तो इसकी शादी होने वाली नहीं है, तो पिता के ऊपर क्या पड़ जा रहा है, ज़बरदस्ती अभी से बर्डन पड़ जा रहा है उसके जन्म से। थाउजेंड्स ऑफ पुअर गर्ल्स आर कंपेल्ड टू पास अनमैरिड लाइफ, मीन्स कि दहेज के चक्कर में हजारों लड़कियां क्या हो जा रही हैं, कुंवारी की कुंवारी ही रह जा रही हैं। ऑन अकाउंट ऑफ दिस सिविल, इस श्राप के कारण, इस भूत के कारण, किसके भूत के कारण, जो दहेज नामक भूत है जो हमारे समाज में व्याप्त है, इसी के कारण हजारों लड़कियां क्या हो जा रही हैं, कुंवारी ही रह जा रही हैं। द बर्थ ऑफ डॉटर इन द हाउस बिकम कॉज ऑफ ग्रेट वरी, जिस घर में लड़कियां पैदा हो रही हैं वहाँ पे एक वरी, एक चिंताजनक हो जाती है स्थिति कि अरे अब तो लड़की पैदा हो गई, अब तो इसके लिए दहेज का इकट्ठा करना पड़ेगा, इसको पढ़ाना पड़ेगा, फिर पढ़ाने के बाद दहेज, इतनी मोटी तगड़ी दहेज देकर के इसके शादी में इतना खर्च करना पड़ेगा। ये एक क्या हो जा रहा है, ये न चाहते हुए भी एक पिता के ऊपर बर्डन हो जा रहा है फॉर देयर पेरेंट्स। दिस लिव्स बिकम द मिजरेबल, समटाइम दे हैव टू टेक
लोन्स ऑन द रिमेन्स टू द डेप्ट थ्रू आउट द लिविंग। और पिता को क्या करना पड़ता है, इसके लिए क्या लेना पड़ता है, लोन्स वगैरह लेना पड़ता है, क्योंकि बेटी का शादी है और बेटी का शादी को पिता को भाई देना है, दहेज देना है, डावर देना है, डावर देने के साथ साथ उसको क्या देना है, स्त्री धन भी देना है लड़की को। तो इसके लिए पिता अगर कमा नहीं रहा तो क्या करता है, वो लोन लेता है। सम पेरेंट्स आर अर्न मनी बाई इमोरल मीन। और इसी दहेज को देने के लिए कुछ पिता क्या करते हैं, अपनी बेटी को दहेज के तौर पे पैसा देने के लिए कुछ इमोरल मीन्स से, मीन्स की अनैतिक जगहों से भी क्या करते हैं, पैसा उठाते हैं, मीन्स की गलत कार्य में लग जाते हैं। किसके लिए, दहेज देने के लिए। किसको दहेज देने के लिए, ब्राइड ग्रूम को, मीन्स की दूल्हे को दहेज देने के लिए। फॉर द मैरिज ऑफ देयर डॉटर। सम पेरेंट्स आर कंपेल्ड टू गिव देयर डॉटर इन द मैरिज टू द ओल्ड मैन और विडोर। मीन्स कि कुछ पिता तो ऐसे हैं जो कि अपनी लड़कियों को इतना मजबूर हो जाते हैं दहेज नहीं देने के कारण, वो क्या करते हैं, वो जो विदुर लोग होते हैं, मीन्स कि जिसकी वाइफ मर गई होती है उससे शादी तक करते हैं। और क्या करते हैं, जो अधबूढ़े हो गए हैं लोग, उनसे अपनी बेटियों के क्या करते हैं, शादी कराते हैं। किसको बचाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ दहेज को बचाने के लिए, दहेज न दे पाने के स्थिति में। तो दोस्तों यही सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। ब्रिज हु डू नॉट ब्रिंग रीच डावर विथ देम आल ill treated, they are insulted and beaten, sometime even kill। ब्रिज के द्वारा क्या किया जाता है, दूल्हे के द्वारा क्या किया जाता है, अगर लड़की के द्वारा दहेज नहीं लाया गया रहता है और बार बार दहेज की डिमांड की जाती है, अगर लड़की वाला दहेज नहीं दे पाता है तो लड़की को क्या किया जाता है, बहुत मारा भी जाता है और कभी कभी तो उसको जान से भी मार दिया जाता है। There is an awakening in the society against the dowry system now. It has drawn the attention of the government. Anti-Dowry Act was passed in 1961. इसी को ध्यान में रखते हुए भारत के सरकार के द्वारा, मीन्स की भारत के संसद के द्वारा एंटी डाउरी एक्ट पारित किया गया था 1961 में। लेकिन दोस्तों ये जो एंटी डाउरी एक्ट था ये लागू, मीन्स कि ये फेल हो गया, काम नहीं कर पाया। बट इट कुड नॉट ब्रिंग एनी मेजर चेंजेस। ये जो एंटी डाउरी एक्ट था इसको ये समाज में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं कर पाया। मीन्स कि इसको लाया गया था कि ये डाउरी पे क्या करेगा, कंट्रोलिंग पावर रखेगा, लेकिन ये कंट्रोल नहीं रख पाया। इस एक्ट के आने के बाद भी लोग क्या करते थे, एक अच्छा खासा पिता से डावर मांगते थे और लड़की का पिता वहाँ पर देने में असमर्थ हो जाता था। अगर असमर्थ हो जाता था, किसी तरह से दबाव में लड़का वाला शादी भी कर लेता था, तो क्या करता था, लड़की को ले जा करके अपने घर मार देता था। ड्यूरिंग द इमरजेंसी द गवर्नमेंट अगेन should deep interest in rooted out of this evil. Many state governments passed dowry prohibition act। मीन्स कि पार्लियामेंट के द्वारा एक डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट पास किया गया और उस डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट को क्या किया गया, मीन्स कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपने अपने स्टेट्स में उसको क्या किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया। नाउ पब्लिक मीटिंग्स आर ऑफन हेल्ड इन टाउन्स and sites to consider way and meaning of the checking of the evils। और अब क्या किया जा रहा है, अब समाज में बैठा जा रहा है और चेक किया जा रहा है कि ये इस प्रकार से जो दहेज का सिस्टम है ये किस प्रकार से समाप्त किया जाएगा। इन सारी मुद्दाओं पे क्या किया जा रहा है, धीरे धीरे चर्चा किया जा रहा है। अब देखिए दोस्तों, अब इसी को अब किस तरह से आप कंक्लूजन के तौर पे लिख सकते हैं। द यूथ शुड अपोज द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वे ऑफ ऑफरिंग एनी एक्सेप्टिंग डाउरी। अब यूथ को ही, जो लड़का है, जो ब्रिज ग्रूम है, उसको भी अब सामने आना पड़ेगा और अपने पिता को समझाना पड़ेगा कि पापा अब मुझे बिना डावर के भी अब क्या करना है, अब शादी करना है। अब ये सिर्फ एक लोगों का मामला नहीं है और ये पार्लियामेंट के द्वारा सिर्फ कानून बना देने से काम नहीं चलेगा कि नहीं पार्लियामेंट के द्वारा कानून बन गया कि हाँ अब डावर नहीं लिया जाएगा, लेकिन डावर क्या किया जा रहा है, धूमधाम से डावर लिया जा रहा है। तो इस प्रकार से नहीं किया जाएगा। अब इन सभी चीज़ों को समाप्त करने के लिए अब यूथ हैं, जो ब्रिज हैं, जो दूल्हे हैं, उनको भी ये कदम उठाना पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए, इस प्रकार से आप अपने पूरे एस्से को किस तरह से फ्रेम कर सकते हैं। इसमें और भी बातों को आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं बाय द टाइम बिंग। अगर आपको लगता है कि इसमें और भी आपको सुधार करना है तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आप आईपीसी के प्रोविज़न को इसमें डाल सकते हैं, साथ साथ इंडियन एविडेंस एक्ट के प्रोविज़न को भी डाल सकते हैं, क्योंकि आप लॉ के स्टूडेंट हैं और लॉ से रिलेटेड है, लॉ की जानकारी है। अगर आपको लगता है कि डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट से रिलेटेड कोई केस भी बन रहा है तो आप उसमें भी ये इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और बेल बटन दबाना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट आपसे और है कि अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा। दोस्तों इसी के बाद मैं आपके लिए हिंदी का भी एक निबंध लेकर के आ रहा हूँ, जो कि आपके यूपी पीसीएस मेन एग्जामिनेशन के लिए, लैंग्वेज के पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होगा। आप वो निबंध भी देखना ना भूलें दोस्तों। थैंक यू।